नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय प्राचीन इतिहास में हम महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त साम्राज्य समाप्त करके आ चुके थे। उसके बाद हमने गुप्तोत्तर काल देखा, जिस तरह से गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ और उनकी समाप्ति के बाद या उनके पतन के बाद में उत्तर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में सत्ताएं विभाजित हो गई और क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ। इन्हीं क्षेत्रीय राजवंशों में कल पीछे हम 4 राजवंश पढ़ चुके थे। इन्हीं क्षेत्रीय राजवंशों में एक राजवंश था जिसका नाम था पुष्यभूति राजवंश या फिर वर्धन वंश। जी हाँ, ये 5वां राजवंश है क्षेत्रीय राजवंशों में, पुष्यभूति राजवंश या वर्धन वंश। इससे पहले गुप्तोत्तर काल में 4 राजवंशों की बात हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है वर्धन वंश और इसका एक प्रमुख शासक है जिसका नाम है हर्षवर्धन। उसी को लेकर के आज हमारी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। तो गुप्तों के पतन के बाद उत्तरी भारत की राजनीति में जो उथल पुथल हुई या गुप्तों की दुर्बलता का लाभ उठा करके उत्तरी भारत के अंदर हरियाणा, पंजाब के आसपास वाले क्षेत्र में जिस राजवंश की स्थापना होती है वह राजवंश है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इस राजवंश का नाम यह रहेगा। इस राजवंश के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानें कि हमें इस राजवंश के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, यानी कि इस राजवंश की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इन स्रोतों को लेकर के हम बात करते हैं। जानकारी के स्रोत में पहला एक इतिहासकार है जिसका नाम है बाणभट्ट। जी हाँ, बाणभट्ट, महत्वपूर्ण इतिहासकार बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई या कुछ नाटक लिखे गए, जिसमें एक नाटक का नाम है हर्षचरित्र, दूसरे का नाम है कादंबरी, तीसरे का नाम है पार्वती परिणय। बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित्र में सम्राट हर्ष या हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन किया, उनके जीवन का वर्णन किया है हर्षचरित्र। कादंबरी नाटक 2 भागों में विभाजित है और एक पार्वती परिणय। तो ये 3 नाटक हैं, हर्षचरित्र, कादंबरी, पार्वती परिणय, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं और इन नाटकों में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित्र इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन के ऊपर बेस्ड है। बाणभट्ट के बाद में एक व्यक्ति जिसका नाम है हर्ष, ये वही हर्ष सम्राट या हर्षवर्धन है। यह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। सम्राट होने के साथ साथ हर्ष जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने संस्कृत भाषा में 3 नाटकों की रचना की है, जिसमें एक है नागानंद, एक है प्रियदर्शिका और एक है रत्नावली। जी हाँ, ये हर्ष जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। सम्राट होने के साथ साथ ये एक अच्छे नाटककार भी थे। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, जिसमें पहले नाटक का नाम है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। 3 नाटकों की बात है। इसके अलावा कुछ अभिलेख है जिससे हमें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से एक अभिलेख का नाम है बांसखेड़ा अभिलेख और एक अभिलेख का नाम है मधुबन अभिलेख। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख दोनों ही इस समय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहांपुर में स्थित है। जी हाँ, बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबन अभिलेख दोनों ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित है और इन अभिलेखों में हमें वर्धन वंश या हर्षवर्धन की प्रशासनिक उपलब्धियों या प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है बांसखेड़ा अभिलेख और मधुबन अभिलेख से। नेक्स्ट बात करूं मैं ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति वातापी के चालुक्य शासक, ठीक है, एक शासक हैं चालुक्यों की शाखाएं थी। चालुक्यों की एक शाखा जिसका नाम है वातापी। तो वातापी के चालुक्य शासक जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है ऐहोल प्रशस्ति में। लेकिन अब पुलकेशिन द्वितीय वातापी का चालुक्य शासक है, हम पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश। तो पुलकेशिन द्वितीय का क्या काम? लेकिन हमें इस ऐहोल प्रशस्ति से भी वर्धन वंश की जानकारी मिलती है और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? वो जानकारी ये है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य एक युद्ध हुआ। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ। नर्मदा नदी, हर्ष अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण में करना चाहते थे और नर्मदा नदी के दक्षिण में जिसका शासन था वह था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय भी अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा नदी से ऊपर यानी दक्षिण भारत से ऊपर उत्तर भारत की ओर जाते। तो दोनों में ही मतभेद होगा, संघर्ष होगा, सीमा विवाद होगा
और ये संघर्ष एक बहुत बड़े युद्ध में बदल गया और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। तो ऐहोल प्रशस्ति में हमें जो जानकारी मिलती है वो यह जानकारी है कि पहली बात तो ये प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई है। इसमें किसकी उपलब्धियां हैं, वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है। वर्णनवंशी जानकारी में क्या है, पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्ष को पराजित किया या सम्राट हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए, इस बात की जानकारी कौन सी प्रशस्ति मिलती है, तो ऐहोल प्रशस्ति में मिलती है। ठीक है, एक इतिहासकार भी यात्री है, चीनी यात्री है जिसका नाम है हेन शांग। जैसे हमने फाहियान पढ़ा, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में फाहियान कौन था, किसके समय भारत आया था और उसका क्या उद्देश्य था भारत आने का। जो उद्देश्य फाहियान के थे उसके समथिंग कुछ उद्देश्य हेनशांग के थे। तो हेनशांग एक चीनी यात्री था, इसने एक पुस्तक लिखी अपनी सीयूकी, इसकी बुक का नाम है सीयूकी। 629 ईस्वी में यह बौद्ध धर्म को जानने के लिए चाइना से भारत में आता है। ठीक है, कौन सी ईस्वी में, 629 ईस्वी में, और 645 ईस्वी तक यह भारत में ही रहकर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, हेनशांग का एक उपनाम है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हेनशांग का उपनाम है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, हेनशांग की सबसे बड़ी उपलब्धि, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन के दरबार में। तो हर्षवर्धन ने इसे काफी सम्मान दिया और हर्षवर्धन के द्वारा अपने साम्राज्य में 643 ईस्वी में कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया गया। हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया और इस महासभा में या महासभा का अध्यक्ष पद जिसे दिया वो कौन था, हेनशांग था। वापस सुनना, 643 ईस्वी में सम्राट हर्ष ने कन्नौज में महासभा का आयोजन किया और इस महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया, हेनशांग को बनाया। और इस महासभा को हम पांचवी बौद्ध संगीति भी कहते हैं। कन्नौज की महासभा को कौन सी बौद्ध संगीति, पांचवी। प्रमुख बौद्ध संगीतियां कितनी हैं, 4 बौद्ध संगीतियां हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं वो 4 बौद्ध संगीतियां कौन सी है जो बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए या उनके नियम कानून बनाने के लिए की गई थी। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगीतियां और 5वीं बौद्ध संगीति कहते हैं। वैसे इसे 5वीं स्थान नहीं दिया गया है, बौद्ध संगीतियां 4 ही है, लेकिन इसमें इतने बड़े स्तर पर बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया, गुरुओं को बुलाया गया, विश्वविद्यालय से छात्रों को बुलाया गया और बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा थी उसकी श्रेष्ठता, बौद्ध धर्म आगे जाके 2 भागों में बटेगा, हीनयान और महायान, जिसमें से महायान शाखा की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए इस संगीति का आयोजन किया गया था या इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और संगीति प्रारंभ होने से पहले या महासभा प्रारंभ होने से पहले हर्षवर्धन ने हेनशांग को विजय घोषित कर दिया था कि इसे शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता। तो जो 4 संगीतियां इंपॉर्टेंट है वो राजगृह वाली, वैशाली वाली, पाटलिपुत्र वाली और कुंडलवन कश्मीर। पीछे भी मैं बता चुका था पूरा विस्तार से, लेकिन आप जानना चाहते हो तो पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर और 5वीं जिसे कहते हैं वो कन्नौज और इसे आश्रय जिसने प्रदान किया था वह हर्षवर्धन और पहली को आश्रय जिसने प्रदान किया था वह था अजात शत्रु। ठीक है, हर्यक वंश का शासक होगा जिसका नाम हो अजात शत्रु। दूसरी को आश्रय प्रदान किया था काला शोकली, तीसरी को आश्रय प्रदान किया था अशोकली और चौथी को आश्रय प्रदान किया था कनिष्कली। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां, 4 आश्रयदाता और 5वीं जिसे कहते हैं वो कन्नौज की महासभा और अध्यक्षता जिसने की उसका नाम हेनशांग था। पीछे इनकी बातें करी भी आप पीछे क्लास में देख सकते हो। तो यहां तक हमारी बात हो गई जानकारी के शोध में बाणभट्ट की हर्षचरित्र, कादम्बरी, पार्वती परिणय, हर्ष ने स्वयं नाटक लिखा, नागारन, प्रियदर्शिका, रत्नावली,
बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख जो शाहजहांपुरा यूपी में स्थित है, इसमें वर्धन वंश के प्रशासन की जानकारी मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति द्वारा रचित है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख इसमें हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी की चालुक्य शासक था। हेनशांग चीनी यात्री था। इसकी बुक का नाम सियुकी है। 629 से 645 ईस्वी बौद्ध धर्म को जानने के उद्देश्य से चाइना से भारत में आया था। जिस समय भारत में आया शासक कौन था? हर्षवर्धन था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। कन्नौज महासभा की अध्यक्षता इसने की 643 में। उद्देश्य महायान बौद्ध शाखा की श्रेष्ठता स्थापित करना था और इस महासभा में हर्षवर्धन के द्वारा हेनशांग को पहले ही विजय घोषित कर दिया गया। आगे बात करें अब हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की बात हम करेंगे। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की हम बात करेंगे तो शासकों की बात करेंगे। पहली बात तो वर्धन वंश की स्थापना कैसे होती है? जब गुप्तों की कमजोर सत्ता का लाभ उठाकर के वर्धन वंश के शासक ने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना कर दी। तो इस वर्धन वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था नरवर्धन। वर्धन वंश की पहले शासक का नाम क्या है? नरवर्धन। नरवर्धन के बाद शासक बनता है राज्यवर्धन प्रथम और उसके बाद जो शासक बनता है वह है आदित्यवर्धन। ये तीनों ही शासक स्वतंत्र शासक नहीं थे, मतलब यह किसी के अधीन अपनी सत्ता चला रहे थे, अभी यह स्वतंत्र नहीं हुए थे। लेकिन हाँ, वर्धन वंश की स्थापना का श्रेय जिसे जाता है वह है नरवर्धन और दूसरा जो है उसके बाद जो सत्ता में आया वह राज्यवर्धन और उसके बाद जो सत्ता में आया आदित्यवर्धन। यह तीनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है। आदित्यवर्धन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र प्रभाकर वर्धन, जी हाँ नाम इंपॉर्टेंट है, प्रभाकर वर्धन शासक बनता है और प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। पूछा जाए वर्धन वंश की स्थापना करने का श्रेय किस जाता है? नरवर्धन को। और वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वह था प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। जी हाँ, इसकी उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज। ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन की सत्ता काफी अच्छे से चल रही है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र थे और 1 क्या थी? पुत्री। ठीक है। वैसे मैंने नीचे लिखा है और विस्तार से चर्चा करेंगे हम। तो प्रभाकर वर्धन का 1 पुत्र था जिसका नाम था राज्यवर्धन द्वितीय। ठीक है। राज्यवर्धन द्वितीय, क्योंकि प्रथम राज्यवर्धन यहां है तो हम इसको राज्यवर्धन द्वितीय मेंशन किया है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन शासक बनता है। तो पिता की मृत्यु के बाद जो शासक बना वह कौन था? राज्यवर्धन द्वितीय। राज्यवर्धन द्वितीय ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या की थी। राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या की थी और देवगुप्त की हत्या इसलिए की क्योंकि देवगुप्त ने राज्यवर्धन द्वितीय के बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी राज्यवर्धन के बहनोई जो बहनोई था। तो इसी का बदला लेने के लिए मालवा शासक देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन द्वितीय के द्वारा कर दी गई। जब राज्यवर्धन द्वितीय ने राजा बनने के बाद भी देवगुप्त की हत्या कर दी, उसी समय देवगुप्त का मित्र जिसका नाम था शशांक, कल हमने चर्चा की थी जब हमने गुप्तोत्तर काल पढ़ा, हमने देवगुप्त भी देखा और बंगाल का गौड़ शासक शशांक भी देखा। तो देवगुप्त के मित्र शशांक ने, इसका नाम है शशांक ने अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए धोखे से राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या। ठीक है। राज्यवर्धन की हत्या हो गई, राज्यवर्धन मर चुके हैं। अब ऐसे में पुनः थानेश्वर, ये थानेश्वर वाले क्षेत्र में थे जो हरियाणा पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, पुनः थानेश्वर की गद्दी खाली हो जाती है और इस गद्दी में जो बैठेंगे वो कौन होंगे? हर्षवर्धन होंगे। इससे पहले हम राज्यवर्धन की एक पुत्री के बारे में जानते हैं जिनका नाम है राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह मुखरी शासक ग्रहवर्मा से हुआ। राज्यश्री का विवाह मुखरी शासक ग्रहवर्मा से हुआ और यह प्रथम बाल विवाह का उदाहरण है। जी हाँ, राज्यवर्धन द्वितीय की पुत्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री थी। इसका विवाह मुखरी शासक ग्रहवर्मा से हुआ। या मैं ऐसे कह दूं कि ये ग्रहवर्मा
कन्नौज का शासक था। तो ग्रहवर्मा से हुआ। इसी ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? देवगुप्त ने। जब अपनी बहन का पति मारा गया तो राज्यवर्धन ने उस देवगुप्त की हत्या भी कर दी थी। तो प्रथम बाल विवाह का उदाहरण, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में जो शासक बनेगा वह होगा हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में से लेकर के 647 ईस्वी तक शासक रहता है। हर्षवर्धन के सामने दो समस्याएं थी। पहली तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना, दूसरा अपनी बहन की साम्राज्य की देखरेख करना। ठीक है, तो हर्षवर्धन दोनों ही चुनौतियों का सामना करते हुए 606 ईस्वी में कन्नौज और थानेश्वर दोनों का ही संयुक्त शासक बनता है। मैं अभी आपको एक स्टोरी बोल के बताऊंगा कि कैसे हर्षवर्धन को कन्नौज की सत्ता प्राप्त होती है, क्योंकि हर्षवर्धन तो कहां का शासक था, कहां का शासक बनना था? थानेश्वर का। कन्नौज किसका है? ग्रहवर्मा का। और ग्रहवर्मा की पत्नी का नाम क्या है? ग्रहवर्मा की पत्नी का नाम है राज्यश्री, और राज्यश्री किसकी बहन है? हर्षवर्धन। तो अपनी बहन का साम्राज्य से कैसे प्राप्त हुआ यह भी हम देखेंगे। तो कन्नौज व थानेश्वर का संयुक्त शासक बनता है। थानेश्वर से इंपॉर्टेंट कन्नौज है। संपूर्ण उत्तर भारत पर नियंत्रण रखा जा सकता है, इसीलिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी कौन सी बनाई? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। हर्षवर्धन जो अपनी उपाधि लेगा वो रहेगा महाराजा धीराज की। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान करता है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, यीनयान और महायान। हर्षवर्धन जिस शाखा को समर्थन देता है वह शाखा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा। एक बार पुनः आप इस डायग्राम को देखेंगे। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश सत्ता की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी? तो वह क्षेत्र था थानेश्वर का। ठीक है, थानेश्वर वर्तमान हरियाणा और पंजाब के मध्य स्थित है। पहला शासक नरवर्धन है, दूसरा शासक राज्यवर्धन प्रथम है, तीसरा शासक आदित्यवर्धन है। यह तीनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे। आदित्यवर्धन प्रथम के बाद में प्रभाकर वर्धन बनेंगे, जो प्रथम स्वतंत्र शासक रहेगा। उपाधि इसकी महाराजा धीराज की रहेगी। इसके बाद राज्यवर्धन शासक बनता है, जो बड़ा पुत्र था, पिता की मृत्यु के बाद शासक बना। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या की, क्योंकि देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या की थी। बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से मार दिया। पुत्री का नाम राज्यश्री है। विवाह मौखरी शासक ग्रहवर्मा से हुआ। प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र हर्षवर्धन था, जो 606 से 647 ईस्वी में सत्ता में आता है। 606 में कन्नौज व थानेश्वर का संयुक्त शासक बनता है। राजधानी अपनी कन्नौज बनाता है। उपाधि महाराजा धीराज की लेता है। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो हमने शासकों का छोटा सा विवरण देखा। अब जो शासक था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। एक पुत्री जिसका नाम था राज्यश्री। ठीक है, इसका राज्यश्री का विवाह मुखरी शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। किससे हुआ था? ग्रहवर्मा से। और ग्रहवर्मा कन्नौज का शासक था। ठीक है, एक बार हम एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारी कुछ और बातें क्लियर हो सकेगी। तो प्रभाकर वर्धन के अंतिम समय में भारत में हुणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, हुण मलेच्छ जब ये अपने जीवन के अंतिम दौर में था, उसी समय हुणों का आक्रमण होता है। अब हुणों का आक्रमण हुआ है तो सीमावर्ती क्षेत्र से हुणों का आक्रमण होगा, और इसी सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। और ऐसे में प्रभाकर वर्धन के दोनों ही पुत्र, एक का नाम राज्यवर्धन और दूसरे का नाम हर्षवर्धन, दोनों ही हुणों के आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निकल जाते हैं, हुणों को पराजित करने के लिए अभियान पर। पहले जो आगे चल रहे थे उनका नाम प्रभाकर वर्धन था, और जो पीछे चल रहे थे उनका नाम हर्षवर्धन था। तो दोनों अपनी सेनाएं लेकर के हुणों को पराजित करने के लिए निकलते हैं। तो हर्षवर्धन राह में रुक जाते हैं शिकार खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए? शिकार खेलने के लिए। ऐसे में प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब हो गई तो मतलब अब ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो गद्दी पर बैठने के लिए दावेदार चाहिए। तो प्रभाकर वर्धन का अंतिम समय था, और दोनों पुत्र हुणों से भारत की सुरक्षा या अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए आगे निकलते हैं।
प्रभाकर वर्धन आगे चल रहे हैं और हर्षवर्धन पीछे चल रहे हैं। पिता की तबीयत खराब हो गई, यहाँ से एक मैसेज आता है और यह मैसेज पहले हर्षवर्धन के पास आता है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब हो चुकी है, इसीलिए वो अपने जीवन के अंतिम समय में है, तो आपको अपने पिता के पास चलना चाहिए। तो हर्षवर्धन पहले अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। यही मैसेज बाद में प्रभाकर वर्धन के पास जाता है, लेकिन हर्षवर्धन अपने पिता के पास पहुंच चुके हैं। पिता अपने पुत्र से अपनी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रभाकर वर्धन तो घोड़ों के साथ युद्ध में बिजी होंगे, पता नहीं जीवित भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो गद्दी का दावेदार पिता ने अपने पुत्र हर्ष को बनाया। किसे बना दिया? हर्ष को। ऐसे में जब मैसेज प्रभाकर वर्धन के पास पहुंचता है तो प्रभाकर वर्धन भी आ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे को गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं। हर्ष ने कहा कि आप गद्दी पर बैठिए भ्राता। भ्राता कौन है? प्रभाकर वर्धन, सॉरी भ्राता कौन है? राज्यवर्धन। जी हाँ, यहाँ पे नाम राज्यवर्धन आएगा या राज्यवर्धन द्वितीय कहेंगे। प्रभाकर वर्धन कौन है? पिता। तो हर्ष ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को गद्दी पर बैठने के लिए कहा और राज्यवर्धन ने किसको कहा? हर्ष ने। दोनों में काफी लंबे समय तक विचार विमर्श चला और बाद में सभी ने निर्णय लिया कि राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक बना। जी हाँ, अब शासक कौन बन गया? राज्यवर्धन थानेश्वर का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गए। जब राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा तो राज्यवर्धन को सूचना मिलती है, राज्यवर्धन को सूचना मिलती है कि उनकी बहन जो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की पत्नी है, तो उनके बहनोई जो कन्नौज के शासक है ग्रहवर्मा, तो कन्नौज पर मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा आक्रमण कर दिया गया शशांक की सहायता से, जो बंगाल का गौड़ शासक था। तो देवगुप्त शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा इस आक्रमण में मारे गए या उनकी हत्या हो गई। और जो राज्यवर्धन की बहन थी जिसका नाम था राजश्री, उन्हें क्या कर दिया गया? कैद कर लिया गया। वापस स्टोरी को समझना कि कैसे ये संघर्ष होता है। जब राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठेगा, उसे सूचना मिलती है कि उनके बहनोई ग्रहवर्मा जो कन्नौज के शासक है, उस पर मालवा के शासक देवगुप्त शशांक ने आक्रमण कर दिया है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया है, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी है और उनकी बहन राजश्री को कैद कर लिया है। ठीक है, अब राज्यवर्धन को इतना पता चला तो वो अपनी बहन को कैद से मुक्त करवाना है, दोनों की हत्या करनी है। तो ऐसे में वह मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। पीछे हमने पढ़ चुके थे कि राज्यवर्धन के द्वारा देवगुप्त की हत्या कर दी गई। ठीक है, देवगुप्त की हत्या कर दी गई तो ऐसे में राज्यवर्धन की भी बंगाल की गौड़ शासक शशांक ने क्या कर दी? हत्या कर दी। बंगाल की गौड़ शासक शशांक ने हत्या कर दी। ठीक है, तो राज्यवर्धन देवगुप्त से और शशांक से बदला लेने के लिए अपनी बहन को कैद से मुक्त कराने के लिए राज्य से बाहर जाता है। ऐसे में देवगुप्त की हत्या करने में तो वो सफल हो जाता है, किंतु शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो इस हत्या की सूचना अब किसे प्राप्त होगी? हर्ष को। और ये सूचना देने वाला जो था वह था कुंतल का अश्वारोही। तो कुंतल राज्य के एक अश्वारोही ने हर्ष को सूचना दी कि आपके भाई राज्यवर्धन की शशांक ने हत्या कर दी है। और हर्ष अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक के पास जाता है या शशांक को पराजित करने के उद्देश्य से निकलता है। ऐसे में हर्ष को सूचना मिलती है अपने ममेरे भाई भंडी के द्वारा। भंडी हर्ष को सूचना देता है कि तुम्हारी बहन राज्यश्री कैद से भाग गई है। कैद से क्या कर गई है? भाग गई है और अब अपने पति की मृत्यु के बाद में वह सती होना चाहती है। तो हर्ष का पहला उद्देश्य शशांक को पराजित ना करना होकर के अब उसका पहला उद्देश्य हो गया अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढना और उसे सती होने से बचाना। तो हर्ष शशांक को बीच में ही छोड़कर या शशांक वाले उद्देश्य को बीच में ही छोड़कर अपनी बहन के पास जाने का प्रयास करता है। और एक बौद्ध भिक्षु रहेंगे जिनका नाम है दिवाकर।
तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को बचा लिया। ठीक है, तो अगर अपन पढ़ेंगे बुक्स में तो ऐसी स्टोरी मिलती है कि राजश्री कैद से बाहर निकलती है, कैद से बाहर निकल करके वो विंध्याचल पर्वत से कूदने ही वाली होती है, हर्ष वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बहन को बचा लेते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? दिवाकर। अब हर्ष का उद्देश्य शशांक को पराजित करना है, तो हर्ष ने असम नरेश भास्कर वर्मा, ठीक है, यह भास्कर वर्मा शशांक का दुश्मन था। ठीक है, शशांक का दुश्मन था, अतः भास्कर वर्मा हर्षवर्धन का मित्र बना। दोनों ने मित्रता कर ली, किसके विरुद्ध? शशांक के विरुद्ध। तो भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन दोनों शशांक को पराजित करने के लिए निकलते हैं और 619 तक शशांक और इनमें संघर्ष होता है और 619 के बाद में शशांक की मृत्यु हो जाती है और बंगाल के राज्य को भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन दोनों ही आधा आधा बांट लेते हैं। तो यह छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने क्लियर कर दी है। आप इसको पुनः सुन सकते हैं, पुनः देख सकते हैं, पुनः समझ सकते हैं कि राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक जिसकी हत्या देवगुप्त के द्वारा कर दी गई। राज्यवर्धन पिता की मृत्यु के बाद शासक बनता है, देवगुप्त की हत्या करता है, लेकिन बंगाल के शासक शशांक से मारा जाता है। यह सूचना कुंतल एक कुंतल अश्वारोही ने हर्ष को दी। हर्ष अपने भाई को अपने भाई का बदला लेने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे सूचना मिलती है कि उसकी बहन कैद से भाग गई है। दिवाकर की सहायता से अपनी बहन को बचाता है और भास्कर वर्मा की सहायता से वो शशांक को पराजित करता है और 619 में शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल को वो दो भागों में बांट लेते हैं, आधा हर्ष के पास और आधा किसके पास? असम के नरेश के पास। इसके बाद की बात अगर अपन करें कि अब कन्नौज में क्या होगा, तो जब 606 ईस्वी में हर्षवर्धन कन्नौज का शासक कैसे बना? तो कन्नौज का शासक कैसे बनेगा? जब हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को बचाया। राजश्री को कोई पुत्र नहीं था और जो राजश्री के पति थे ग्रह वर्मा, उनको भी कोई भाई नहीं था या अन्य पत्नी से कोई पुत्र नहीं था, तो ऐसे में कन्नौज की गद्दी खाली थी। अब हर किसी को शासक बनाया नहीं जा सकता था। हर्ष ने बड़ी ही चतुरता से कन्नौज को दुश्मनों से मुक्त करवा दिया। ऐसे में कन्नौज की मंत्री परिषद ने, कौन सी परिषद ने? मंत्री परिषद ने हर्ष को कन्नौज का शासक बनने के लिए न्योता दिया। हर्ष को कहा कि आप कन्नौज के शासक बन जाइए। मंत्री परिषद हर्ष को निमंत्रण देती है, क्योंकि इस कन्नौज को की जो दुर्गति हो रही थी या कन्नौज पर जो संकट था उससे मुक्त हर्ष ने कराया था। हर्ष थानेश्वर के शासक बनने को तैयार थे, थानेश्वर के शासक बनते, लेकिन कन्नौज की गद्दी वो अपने अधिकार में लेना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी मंत्री परिषद की समझाइश पर कन्नौज का प्रशासन संभालने के लिए हर्ष तैयार हो गए और 606 में शीलादित्य की उपाधि लेकर के, किसकी उपाधि लेकर के? शीलादित्य की उपाधि लेकर के कन्नौज और थानेश्वर दोनों की संयुक्त शासक बनते हैं। कौन? हर्षवर्धन। तो कन्नौज की सत्ता वह अपनी बहन राजश्री की सहायता से चलाते थे। ठीक है, दोनों बहन भाई कन्नौज की सत्ता एक दूसरे के परामर्श चला रहे थे और ये सत्ता काफी अच्छे से चल रही थी। तो कन्नौज हर्ष के समय, एक तो हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया गया जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थी। ठीक है, और हर्ष के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। ठीक है, आप याद रखेंगे, हर्ष के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। इस परिषद में हर्ष अपना सर्वस्व दान कर देता था, जो भी उसके पास था वह दान कर देता था और अपनी बहन से प्राप्त एक सूती वस्त्र पहनता था। ठीक है, तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किस शासक द्वारा? हर्ष के द्वारा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। फिर हर्ष संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, इसके द्वारा 3 नाटक लिखे गए। हर्ष के समय हेनशांग आया। एक और बता दूं मैं, हर्ष का संघर्ष होता है वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय से। दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हर्ष उत्तर भारत में अपनी सत्ता जमा चुका था, अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को दक्षिण भारत में बढ़ने से रोकने के लिए दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में
हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजित हो जाता है और इसकी जानकारी हमको एहोल प्रशस्ति से मिलती है। हर्ष की कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए 647 ईस्वी में हर्ष का साम्राज्य या वर्धन वंश भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या पतन की ओर प्रारंभ हो जाता है। और हर्ष को ही सही अर्थों में कहा जाए तो अंतिम हिंदू सम्राट कह सकते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट जिसने इतने बड़े भारत पर यानी उत्तर भारत पर सत्ता अपनी बना के रखी थी, तो अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी हम हर्ष को जान सकते हैं। तो ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक नई अध्याय की ओर चलेंगे। धन्यवाद।